आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें 8 मार्क्स का जेक बोर्ड के लिए पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसमें कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन जेक बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में पूछता है फिजिक्स से। लेकिन आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये तुम्हारे यूनिट 2 पे है बुक्स में। लेकिन एक बात हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि चार्ज होता क्या है, जिसकी बातें हम लोग शुरुआत में ही किए हुए थे। तो ये पता चला था कि जो जितने भी पार्टिकल्स हैं जिसके पास मास है, उसके पास न्यूट्रल फॉर्म में चार्ज होते हैं, ठीक है। और उस चार्ज को निकालने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ता है उस पार्टिकल्स के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर, जिसमें हम लोग फ़िलहाल पढ़ चुके थे कि अगर हम फ्रिक्शन करते हैं, रबिंग करते हैं, किसी बॉडीज़ को एक दूसरे पर रगड़ते हैं, तो वहाँ पे चार्ज क्रिएट होता है उसके सरफेस के ऊपर। लेकिन अगर ये चार्ज जो क्रिएट हो रहा है ये दो फॉर्म में रहता है, एक तो होता है रेस्ट फॉर्म में, एक होता है मूविंग फॉर्म में। तो फिलहाल हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़े हुए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ये समझ पाए थे कि चार्ज जो है वो एट रेस्ट में पढ़े थे। यानी हमारे लिए ये समझ में आया था कि जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कूलम्स लॉ, गॉस थ्योरम, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, जितने कुछ भी पढ़े थे उस टॉपिक्स में, उसमें ये समझ में आया था कि प्रत्येक फॉर्म में जो चार्ज था वो एट रेस्ट पे था। लेकिन आज जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना शुरू करने वाले हैं, इसमें आज हम लोग को ये पता चलेगा कि चार्ज जो है वो मूव करेगा, यानी चार्ज इन मूविंग। लेकिन मूव करेगा तो ये मूविंग का दो स्टेप हो सकता है, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक अलग टॉपिक्स बनेगा, और एक अगर ये वेरिएबल है, यानी ये टाइम के साथ इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो। तो अगर वेलोसिटी चेंज होती है, इट्स मीन इसी को हम लोग कहेंगे एक्सेलरेट होना, क्योंकि एट द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज़ नॉन एज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेट करेगा, जिसको हम लोग एक्सेलरेटिंग चार्ज कहेंगे। और इस एक्सेलरेटिंग चार्ज को जब हम लोग पढ़ेंगे, तब वहाँ पे एक नया टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना के लिए आएगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। ये अपने आप में एक नया टॉपिक्स है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। इसमें वेरिएबल होने के लिए या तो हो सकता है चार्ज का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो। तो ये अपने आप में एक नया टॉपिक्स है जो हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, सिर्फ उस पर ये होना चाहिए कि जो हमारे पास चार्ज की वेलोसिटी होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसी वेलोसिटी के, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर कोई चार्ज मूव करती है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग समझते होंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कुल मिला के अगर हम कहें तो चार्ज जो है वो करंट जो है, इलेक्ट्रिक जो है वो चार्ज अपॉन टाइम, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नॉन एज करंट। ये एक हमारा फार्मूला का फॉर्म बना। यहीं पे हम लोग Q बराबर आई टी पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, जो सभी बच्चों को याद भी होगा। Q बराबर आई टी हम लोग, तो आई को अकेला करेंगे तो Q बाई टी होगा, जो हम लोग यहाँ देख चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसके SI यूनिट पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो पता चलेगा कि हम लोग के पास जो I इक्वल टू Q बाई टी है, इसी को कूलम पर सेकेंड हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। कूलम पर सेकेंड, यही कूलम पर सेकेंड को आगे चल के हम लोग एक नया यूनिट नाम देने वाले हैं, एम्पियर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर हम लोग ये पढ़ें तो पता चलेगा कि करंट का ऐसा यूनिट क्या है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। इसको हम लोग कैपिटल ए से इंडिकेट करेंगे। याद करो, फंडामेंटल यूनिट्स में एम्पियर अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट्स था, जो हम लोग 11th में हम लोग ऐसा यूनिट के टॉपिक्स में पढ़े हुए हैं ये चीज़। अभी हमको यहाँ पे ये समझना है कि चार्ज होता क्या था। तो हम लोग को ये पता था कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो चार्ज होते थे, उसी को हम लोग चार्ज के फॉर्म में इंडिकेट करते थे। यानी कुल मिला के अगर हम लोग देखो तो Q बराबर एन ही पढ़े हुए थे, यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन को इंडिकेट करता था। एन इज़ द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते थे किसी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन से, वही हमारा चार्ज को इंडिकेट करता था। तो कुल मिला के अगर चाहें तो हम इस फॉर्म को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, इफ़ एन carries of electricity each having charge E cross any section
ऑफ द कंडक्टर इज टाइम t, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, I इक्वल टू, हम लोग q बाई टी पढ़े हुए थे, ठीक है, तो q बराबर एन ई, तो एन ई बाई टी, यानी अगर हम एक और फॉर्म का बात करें तो हमारे पास एक और नया फार्मूला निकल गया, वो हो गया I इक्वल टू एन ई बाई टी, ठीक है। ये n जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज तो हम लोग को पता ही है पहले से, और ये यूनिट टाइम पे, जितना टाइम पे ये फ्लो करेगा, जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, वही उसको करंट को बताएगा। आगे चल के हम लोग ये पढ़ेंगे कि 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जो कि हम लोग इसी टॉपिक्स में, इसी वीडियो पे आगे चल के पढ़ेंगे। चलो, करंट को लेकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के मन में कि करंट जो है, इलेक्ट्रिक जो है, वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग इस पे डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। ये हम लोग को पता होना चाहिए कि करंट के साथ दोनों होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, ये दोनों होता है, लेकिन फिर भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर के जो एडिशन रूल्स थे, जिसमें कि ट्रायंगल रूल्स या रेक्टेंगुलर एडिशन रूल्स जो हम लोग पढ़े हुए थे, वो इसको फॉलो नहीं करता है। फॉलो करने का मतलब ये समझ लो कि जैसे 11th में हम लोग वेक्टर चैप्टर जब पढ़ रहे थे, तो सभी बच्चों को ये याद होगा कि मान लो कि अगर हम एक वेक्टर हम ये ले लेते हैं, ए, स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं इसको, ठीक है, और एक वेक्टर हमारा मान लो ये बी है, और इसके बीच कोई एंगल थीटा बन रहा है, तो इस दोनों के बीच जो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा था, ठीक है, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर को अगर हम एक्स से इंडिकेट करते थे तो एक्स इक्वल टू, फार्मूला हम लोग को आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई किए हुए थे, ठीक है। मान लो कि अगर हम इस फार्मूला को कहते हैं कि ठीक है, ये वेक्टर रूल्स को फॉलो करने के लिए ये फार्मूला होना ज़रूरी है, तो हम ऐसा करते हैं कि मान लो कि दो अलग अलग डायरेक्शन से करंट जो है एक जंक्शन पॉइंट पर आकर मिल रहा है, और ये यहाँ पर कोई एंगल क्रिएट कर रहा है, मान लो 30 डिग्री कर रहा है। ये 2 एम्पियर का करंट है, ये 5 एम्पियर का करंट है, तो ये जो रिजल्टेंट करंट का जो डायरेक्शन बनेगा, ये हमारा 7 एम्पियर का करंट बनेगा, ठीक है। अब मान लो इसी दोनों एम्पियर के करंट को हम किसी और एंगल से ऐड करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये दोनों आकर ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाता है, ये 90 डिग्री पे प्लॉट हो रहे हैं, और ये दोनों का रिजल्टेंट जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, यानी ये 2 एम्पियर और ये 5 एम्पियर मिलकर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 7 एम्पियर का करंट क्रिएट कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि इस थीटा से इसको कोई लेना देना नहीं है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि वेक्टर के एडिशन रूल्स का ये पालन नहीं करता। दैट्स वाई हम लोग को आज कंफर्म होना है कि करंट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये बात सभी बच्चे अपने माइंड में सेट कर लोगे। ये अमूमन अक्सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो आज हम लोग ये कंफर्म हो गए कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द एडिशन रूल्स ऑफ द वेक्टर। दैट्स वाई वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज दे हैव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। दोनों होने के बाद भी ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जो आज हम लोग समझ चुके हैं। चलो, अब हम लोग बात करने वाले करंट को लेकर कि करंट में होता क्या है या कैसे हम लोग इसको करंट को समझेंगे। तो करंट को भी यहाँ दो फॉर्म में हम लोग बांटते हैं। एक फॉर्म है एवरेज करंट और एक होगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है, करंट। ये दोनों पहले समझ लो कि क्या होता है। मान लो कोई कंडक्टर हम लेते हैं और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हम लोग ले लेते हैं। मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज जो है यहाँ से फ्लो करती है t इक्वल टू 0 टाइम पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, 0 इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात करते हैं। अब मान लिया जाए कि t इक्वल टू 5 सेकेंड में ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एरिया को क्रॉस करेगा और यहाँ से एरिया से जो क्रॉस करेगा, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको ये ट्रेवलिंग करने में हो सकता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड के साथ यहाँ मूव कर रहा हो, ठीक है। या फिर अगर हम ये बात करें कि ये मूव कर रहा है यहाँ से, तो इसके लिए हमारा एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो एवरेज वैल्यू जब निकालने की बात होगी तो हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके थे डेल क्यू बाई डेल टी, ये हमारा एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बात थी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि जो हमारा जो चार्ज होगा वो जो फाइनल स्टेज पे होगा, जो फाइनल टाइमिंग पर होगा, माइनस क्यू जो इनिशियल पर होगा, ठीक है, बाय T2 माइनस T1। ये हमारा निकालने का एक फॉर्म हो गया जिसमें कि हम एवरेज वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं किसी भी फॉर्म के लिए। और एक फॉर्म हो गया हमारा इंस्टेनियस। देखो, इंस्टेनियस क्या होता है कि मान लो यहाँ पर हम एक कंडक्टर बनाए हुए हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है, मान लो कि हम कहेंगे कि नहीं t इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसकी स्पीड कितनी है,
ये जो हमारा करंट है, जो हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है उसमें t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, मतलब हमको सिर्फ इंस्टेनियस ये चाहिए। जैसे मान लो कि सड़क पे यहाँ खड़े हैं और कोई बाइक तेज़ी से तुम्हारे सामने से गुजरता है, तो तुम अनुमान लगाते हो कि नहीं इसकी स्पीड 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आगे या पीछे जाके उसकी स्पीड वही होगी। लेकिन हम लोग इंस्टेनियस मतलब दैट टाइम, उस इनिशियल एक प्रॉपर टाइम में, यानी इसके लिए टाइम का जो रेशियो होना चाहिए वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, यानी बहुत ही कम स्मॉल टाइम के लिए हम लोग बात करते हैं। तो उस वैसी स्थिति में इंस्टेनियस वैल्यू का बात करते हैं, और इसके लिए जो फार्मूला हम लोग पुट करते हैं वो dq/dt हम लोग प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्मॉल वैल्यूज़ के लिए हम लोग dq/dt यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा उसके लिए हम लोग मान पुट करके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जिस टाइम के लिए हमको कहा जाएगा वो टाइम हम लोग यहाँ पर मान पुट करके सॉल्व करेंगे। चलो देखोगे यहाँ पे दो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। मान लो Q इक्वल टू t² + 3t + 2 है, देन फाइंड द एवरेज इलेक्ट्रिक करंट एट t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 5 पे हम लोग एवरेज पता करना है, और एक इंस्टेंटेनियस करंट पता करना है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। हम लोग इसको दो पार्ट में बांटते हैं, दोनों के सोल्यूशन को हम लोग एक साथ देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे किसी कंडक्टर पे अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मान का अगर हम लोग को पता करना हो तो दोनों के लिए क्या क्या सिचुएशन बनता है। याद करो, एवरेज का मान निकालने के लिए हम लोग डेल Q/del t का बात किए हुए थे। ये क्या था, ये था डेल जो वैल्यू है हमारा, ये हम लोग को ये पता है कि Q एट 5 सेकेंड, ठीक है, यानी हमारे पास जो Q का मान है, एक बार हम सबसे पहले 5 सेकेंड के लिए, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, माइनस Q जो है एट हमारे पास 0 सेकेंड के लिए बात करेंगे, और हमारे पास जो टाइम अंतराल है 5 - 0, यानी I का जो मान है, Q का जो मान है, इस पे देखो यहाँ, ये हमारा Q का मान है, ठीक है। इस पे अगर हम t की जगह पर 5 सेकेंड पुट करते हैं तो देख लो यहाँ पे सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 × 5 + 2, ठीक है, माइनस अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये दोनों 0 होने के बाद हमारे पास मान कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 2। अब बाय हमारे पास 5 - 0 यानी 5 होगा, ठीक है, यानी I इक्वल टू 25 प्लस यहाँ 15 + 2 17 - 2/5। चलो देखो यहाँ पे ये हमारे पास जो मान निकलने वाला है ये एवरेज वैल्यू निकलेगा, यानी एवरेज करंट निकलने वाला है। ये हमारे पास हो गया 7 5 12 2 में 1 2 3 1 4 -2/5 यानी 40/5, यानी हमारे पास हो गया 8 एम्पियर। यानी इस एवरेज वैल्यू का अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास निकल गया 8 एम्पियर। एक किसी कंडक्टर से अगर उसका एवरेज वैल्यू पूछा जाए इस इक्वेशन के साथ 0 और 5 सेकेंड टाइम पे, तो हमारे पास जो एवरेज मान निकल गया वो 8 सेकेंड निकला। और हम लोग इंस्टेनियस वैल्यू पे देखते हैं, हमारे पास Q इक्वल टू जो मान है t² + 3t + 2 है, ठीक है। I इंस्टेनियस निकालने के लिए dq/dt, ठीक है, डिफ्रेंशिएट ऑफ द चार्ज यानी विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t² + 3t + 2 है हमारे पास मान, ठीक है। इस पे डिफ्रेंशिएट सभी बच्चों को आता ही होगा, इस पे हमको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t प्लस यहाँ पे ये 3 और इस कांस्टेंट का मान हो गया 0। एट कितना हमको पता करना है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, ठीक है, 5 सेकेंड पे हमको करंट पता करना है, यानी वैसी स्थिति में 2 × 5 + 3 हमारे पास जो करंट निकल गया ये हो गया 13 एम्पियर। देखो किसी एक प्रॉपर टाइम पे हम बात किए, इंस्टेनियस पे बात किए तो हमारे पास कितना निकल गया 13 एम्पियर, और वहीं एवरेज वैल्यू पे बात किए तो हमारे पास मान निकल गया 8 एम्पियर। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो इस टॉपिक्स में हम लोग को पढ़ना है। चलो एक छोटा सा टॉपिक्स जो शुरुआत में हम लोग बात किए थे, ये हम लोग को पता करना था आज कि एक एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थ्रू पास करते हैं, उसके लिए हम लोग को देखना था। तो हम लोग याद करो, अभी जस्ट हम बात किए थे I इक्वल टू NE/T, ठीक है, ये बात किए थे। इफ़ t इक्वल टू अगर हम 1 सेकेंड ले लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितना करंट पार हो रहा है, तो I इक्वल टू NE हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर I की जगह 1 एम्पियर अगर हम करंट पुट करते हैं कि ठीक है 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन्स पास होगा वो हम लोग को देखना है, तो N इक्वल टू हो जाएगा I/E, ठीक है, और I हमारा कौन है 1/E। तो हमारे पास देखो यहाँ पे कि N इक्वल टू हमारे पास मान हो गया 1 कूलम पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर ही हमारा कूलम पर सेकेंड कहलाता था। कूलम पर सेकेंड बाय इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये C कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो मान हो गया 1/1.6 × 10⁻⁻19 पर सेकेंड, ठीक है। यानी इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन आएगा वो हो गया 6.25 × 10⁻18 पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन पास होंगे 1 एम्पियर करंट का वो इतना होगा। तो नेक्स्ट टाइम से ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये ध्यान रखोगे कि 1 एम्पियर करंट में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो पार होते हैं पर सेकेंड वो 6.25 × 10⁻18 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आओ इसके नोट्स पे चलते हैं।
ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जरूर इसको नोट करोगे सभी बच्चे ऑब्जेक्टिव कॉपी में भी। अब हम लोग इसके नोट्स पे आते हैं। चलो नोट्स पे देखोगे जो तुमको कॉपी पे लिखकर नोट्स बनाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक थ्रू एनी सेक्शन ऑफ वायर। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। आई इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो बाय टोटल टाइम। वही हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पे हम लोग बात कर चुके थे ऑलरेडी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू आई टी, ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इफ़ चार्ज डी क्यू फ्लो थ्रू ए वायर इन स्मॉल टाइम डी टी, देन आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो गया, ठीक है। यही इसी को इंस्टेनियस करंट भी हम लोग कहे थे। इफ़ एन कैरीज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इच हैविंग द चार्ज ई क्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज इन टाइम टी, देन आई इक्वल टू हमारे पास जो मान निकला था वो क्या निकला था? एन ई बाई टी, क्योंकि हम लोग क्यू बराबर एन ई की बात पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। तो आई इक्वल टू एन ई बाई टी भी हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज़ कूलम पर सेकेंड, या इसी को 1 एम्पियर भी हम लोग कहेंगे, या एम्पियर हम लोग इसको ऐसा यूनिट के फॉर्म में समझेंगे। द इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। द रीज़न इज़ दैट द लॉ ऑफ द ordinary algebraic are the used to added electric current. The law of the vector algebraic is do not apply the addition of the electric current. Already हम लोग समझ चुके हैं पहले। ऐसा यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। 1 एम्पियर इज द 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। द इलेक्ट्रिक थ्रू ए वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड, ठीक है। देखो यहाँ अभी जिसकी बात की है अभी छोटा सा न्यूमेरिकल था। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट्स ए करंट ऑफ 1 एम्पियर? 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इन करंट इन 1 एम्पियर इक्वल टू 1 बाई ई। 1 ये हमारा करंट है आई, ठीक है। तो एक के लिए हम लोग बात करेंगे तो 1 कूलम पर सेकेंड, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया, जिस पे हमारा ये सी कटने के बाद 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को सॉल्व किए तो हमारे पास निकल गया 6.25 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड। यही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया जो पर सेकेंड किसी भी कंडक्टर से पास होगा, तो उसको हम लोग 1 एम्पियर करंट कहेंगे। चलो ये तो आज हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बात हम लोग तुमको क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक्स हो सकता है। और सबसे खास बात ये है इस टॉपिक्स का कि इस टॉपिक्स के मैक्सिमम चीज़ हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास 10th में और 11th में बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी में आगे आकर हम लोग ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा है जैक बोर्ड के द्वारा, तो हम लोग उस पर रिमाइंड करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी हम लोग आज पढ़े हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट था इस टॉपिक्स का। आई होप कि समझ में आया होगा। जो भी बच्चे को कोई दिक्कत होगा, जो हमारे पास खास करके जो पढ़ते हैं, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमको व्हाट्सअप कर लोगे, मैसेज कर लोगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इनिशियल टॉपिक्स है, शुरुआती दौर है। आई होप कि अगर अभी हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ही आगे चल के हम लोग को इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इससे पहले भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ चुके हैं और उसको खास करके सभी बच्चों ध्यान दोगे कि उससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर हम लोग शुरू किए हुए हैं इससे 7 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम इस दोनों यूनिट को अच्छे से तैयारी करते हैं तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग का फिजिक्स का 12th फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए श्योर हो रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे।